आइए मैं आपको रोलिंग मोशन के बारे में सिखाता हूँ। क्वेश्चन कैसे करें। मैं एग्जांपल लेता हूँ एक व्हील का। गाड़ी है, उसका व्हील है, तो ये व्हील अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट भी करती है और इसका एक्सिस ट्रांसलेट भी करता है। तो यहाँ पे रोटेशन भी हो रहा है और ट्रांसलेशन भी हो रहा है। देखो ये रोड है, रोड पे ये व्हील है, ठीक है ना। तो हम ये बोलेंगे कि जो व्हील है वो रोल कर रहा है, मीन्स रोलिंग मोशन। यहाँ क्या क्या हो रहा है, रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन, रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन, ठीक है। तो इसके कॉम्बिनेशन को हम क्या बोले हैं, रोलिंग। ठीक है। यहाँ जो कॉन्टेक्ट वाला पार्ट है वो स्लाइड नहीं कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि प्योर रोलिंग हो रही है। जिसमें थोड़ी बहुत स्लाइड करती है तो वो प्योर रोलिंग नहीं हुआ। इस पॉइंट ऑफ जो कॉन्टेक्ट है वो स्लाइड बिल्कुल नहीं करेगा, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि प्योर रोलिंग हो रहा है। आइए अब ऐसे न्यूमेरिकल को हम कैसे डील कर पाएंगे उसे सीखते हैं, ठीक है। अब इस केस में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे एक और चीज मैं अभी बता ही देता हूँ। जैसे मुझे फाइंड करना होता कि इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, बताना मुझे। और टोटल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, कितना होगा। तो यहाँ जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो ड्यू टू रोटेशन और प्लस ड्यू टू ट्रांसलेशन। यहाँ ऑब्जेक्ट रोटेट भी कर रही है, ट्रांसलेट भी कर रही है, तो क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशन प्लस काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशन। इस बात को ध्यान में रखें। और मैं एक जनरल फार्मूला बता दूं, तो जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगा, ऐसे लिखो, टोटल ड्यू टू रोटेशन, जो जनरल फार्मूला होगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और ड्यू टू ट्रांसलेशन हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो बात हो गई काइनेटिक एनर्जी की, कि अगर कोई व्हील है या कोई भी ऑब्जेक्ट है जो रोलिंग मोशन कर रहा है, मीन्स रोटेशन और साथ साथ ट्रांसलेशन भी कर रहा है, और इस सिचुएशन में आपको फाइंड करना है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो आप ड्यू टू रोटेशन जो काइनेटिक एनर्जी है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस ड्यू टू ट्रांसलेशन हाफ एम वी स्क्वायर, इन दोनों को सम कर दो तो टोटल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। कोई फैन अपने एक्सिस के अबाउट से रोटेट कर रही है, तो उसमें ये वाला पार्ट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, उसमें सिर्फ और सिर्फ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। ड्यू टू रोटेशन जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और जो ड्यू टू ट्रांसलेशन आती है आपको पता है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। हाँ, अब और मैं सिखाता हूँ इसके बारे में कि कैसे आप एसोलेशन, लीनियर एसोलेशन और एंगुलर एसोलेशन को रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं इसे रफ करता हूँ। तो मैं ऐसा एक इंक्लाइन प्लेन लेता हूँ, ऐसा क्वेश्चन आता है इसलिए मैं इसी को डिस्कस कर रहा हूँ। सोचो एक इंक्लाइन प्लेन है, इस इंक्लाइन प्लेन पे जनरल मैं ऑब्जेक्ट रखता हूँ जो रोल कर रहा है, ये है जो रोल कर रहा है। इसका मास m है, रेडियस r है, ठीक है ना। इसका जो रेडियस है वो r है, r रेडियस और m मास।
आर रेडियस और एम मास का एक ऑब्जेक्ट है जो रोल कर रहा है। पूछा जाए कि मास कितना है, तो मास और जो आर है वो है रेडियस, ठीक है, एम मास है, ठीक है। अब देखो जब रोल करेगा तो क्या क्या इसे फोर्सेस लग रहे हैं, एक करके शो करते हैं। आप मुझे बताइए क्या क्या फोर्स लग रहा है। एक तो इस पे mg काम करेगा, सबको पता है mg, ठीक है। उसके कुछ कंपोनेंट होंगे, ये मैं एंगल थीटा लिख लेता हूँ कि जो इंक्लिनेशन है वो थीटा है। तो ये जो पार्ट हो जाएगा इट इज mg cos theta and this is what, mg sin theta। रोटेशन के केस में फोर्स ऑब्जेक्ट पे कहाँ एक्ट हो रहा है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो mg sin थीटा इसका सेंटर से ऐसा लगेगा और mg cos थीटा ऐसा लगेगा। ये जो नॉर्मल रिएक्शन होंगे वो यहीं से पास करेंगे लाइक दिस। क्या और भी कोई फोर्स है, देखो, हाँ है। क्या लगेगा, फ्रिक्शन, वो कुछ ऐसा लगेगा, ठीक है ना। तो इतने फोर्सेस इस पे एक्ट करेंगे। यही mg का मैंने कंपोनेंट ब्रेक कर दिया हूँ, mg है, ऐसा नहीं सर mg तो आपने लगाया ही नहीं, उसी का तो कंपोनेंट ले लिया, ये है ना, ये mg है, लो बना दिया मैंने। ये थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होता है, ठीक है। इसीलिए तो mg cos थीटा, mg sin थीटा। एक हो गया फ्रिक्शन और ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन। इतने फोर्सेस इस पे एक्ट हो, ठीक है। यहां भी सिचुएशन क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट रोटेट भी कर रहा है, ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है और ट्रांसलेट भी कर रहा है। यहाँ एक ही ऑब्जेक्ट में रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों है। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन किया था, एक ऑब्जेक्ट ट्रांसलेट कर रही थी और दूसरा रोटेट कर रही थी। इस बार एक ही ऑब्जेक्ट में ट्रांसलेशन भी है और साथ साथ रोटेशन भी है, तो हमें रिलेट करना और भी आसान हो जाएगा। आप इमेजिन कर लो कि ये ए सलेशन से जो इसका सेंटर ऑफ मास है वो नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग बनाते हैं, इसको रिलेट करते हैं कि क्या लीनियर एक्सेलरेशन इसमें प्रोड्यूस होगा, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट है जो रोल करता हुआ इस इंक्लाइन प्लेन पे आ रहा है नीचे की तरफ, तो इसमें कितना लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। इस बार ध्यान रखना ये स्लाइडिंग नहीं हो रही। इसके पहले जो क्वेश्चन पढ़े थे वो ऐसा वाला था कि क्या फर्क है इस क्वेश्चन में कि एक ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ रख दी, ये ऑब्जेक्ट क्या करता था, ये स्लाइड करता था, ये अलग चीज थी। बट यहाँ वो स्लाइड नहीं कर रहा है, इसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो इससे स्लाइड कर रहे थे। इस बार ये रोल कर रहा है, ठीक है। तो आइए अब मैं ट्रांसलेशनल मोशन में जाता हूँ। ट्रांसलेशनल मोशन, और यहाँ लिख देता हूँ रोटेशनल मोशन। तो ट्रांसलेशनल मोशन के बारे में अगर सोचते हैं तो ये मास का जो डिस्क जो भी है या स्फेरिकल टाइप का जो रोल कर रहा है वो mg sin थीटा से नीचे, सॉरी mg sin थीटा उस पे नीचे की तरफ डाउन द इंक्लाइन और फ्रिक्शन फोर्स अप द इंक्लाइन में। तो नेट फोर्स क्या हो गया, mg, वही स्मॉल या कैपिटल जो लिखो एक ही तो है यहाँ पे, लो प्लीज कंफ्यूज नहीं होना, वो एक ही है जो भी। तो mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू ma, हो गया।
ट्रांसलेशनल मोशन में तो यही इक्वेशन बनेगी। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ है और mg sin थीटा यहाँ नीचे की तरफ है, along द इंक्लाइन है, और ये यानी ये डाउन द इंक्लाइन है, ये अप द इंक्लाइन है। नेट फोर्स निकल गया, और नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मैं बात कर रहा हूँ थोड़ा रोटेशनल मोशन की। तो ये जो रोटेशन हो रहा है अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, तो रोटेशन के लिए टॉर्क चाहिए। अब बताओ मुझे कि यहाँ जो टॉर्क एक्ट होगा उसमें कौन कौन सा फोर्स इफेक्टिव रोल प्ले करेगा। तो हमें पता है कि जो फोर्स, जितने भी फोर्सेस हैं वो अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास कर रहा है तो ड्यू टू दैट फोर्स देयर विल बी जीरो टॉर्क, है ना। फोर्सेस पासिंग थ्रू एक्सिस ऑफ रोटेशन, उनके लिए टॉर्क जीरो होगा। तो यहाँ जो भी मैंने शो करे हैं mg, उसी को मैंने ब्रेक करके mg sin थीटा, mg cos थीटा, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन फोर्स। तो जैसा मैं देख पा रहा हूं mg सेंटर से पास कर रहा है, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन से ही पास कर रहा है। उसका कंपोनेंट भी देख लें तो mg sin थीटा और mg cos थीटा एक्सिस ऑफ रोटेशन से ही पास कर रहा है। इस चीज को आप ध्यान से समझिए, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, और यहीं से ये तीनों फोर्सेस पास कर रहे हैं, या एक्चुअली में तो दो ही है, mg और नॉर्मल एक्शन। और जो मैंने यहाँ शो किया mg sin थीटा, mg cos थीटा, mg और नॉर्मल, तो इन सब के लिए टॉर्क क्या होगा, जीरो होगा। प्लीज इस बारीकी को समझिए, इन सब के लिए टॉर्क जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि ये सारे तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से ही पास कर रहे हैं, और जो फोर्सेस एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास करते हैं वो इस सिस्टम पे जीरो टॉर्क अप्लाई करेगा। ओके, ये बात तो समझ आ गई। एक है जो फ्रिक्शन फोर्स है, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास नहीं कर रहा है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास कर रहा है, तो ये टॉर्क लगाएगा, और यही रेस्पॉन्सिबल है ऑब्जेक्ट को रोल कराने के लिए। देखना, मेरी बात को ध्यान से सुनना, यहाँ जो फ्रिक्शन फोर्स है वो ऑब्जेक्ट को रोल कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। जानते हैं कि ड्यू टू दिस फ्रिक्शन फोर्स कितना टॉर्क होगा, और टॉर्क होगा भी तो सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स के कारण होगा। क्यों हो गया, आपको समझ आ गया है। लिखता हूं टॉर्क, क्या लिखूं, आर एफ साइन थीटा होता है, आर तो रेडियस, एफ तो फ्रिक्शन फोर्स, साइन ऑफ 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों, यहाँ जो रेडियस है देखना, और जो फ्रिक्शन फोर्स है, इनके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री तो है। ये रेडियस और ये टेंजेंट, और ये दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं, तो एंगल तो कितना हो गया, आंसर है 90 डिग्री हो गया। ओके, एंगल 90 डिग्री हो गया, तो हमारा जो टॉर्क आया वो आ गया R इंटू एफ। ठीक है, अब फिर से वही स्टोरी, मुझे तो लीनियर एक्सेलरेशन चाहिए, तो क्या करूं, जो टॉर्क है इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर एक्सेलरेशन पुट कर देते हैं, तो टॉर्क कितना आ जाएगा, आई अल्फा इज इक्वल टू आर इंटू फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है ना। तो अब यहाँ चालाकी क्या करना है, ध्यान से सुनना। कोई बोलता है इसे, इसमें दिक्कत क्या आ रही है, आपको लीनियर एक्सेलरेशन निकालना है तो आप निकाल लो ना, फ्रिक्शन की वैल्यू लगा दो, थीटा आपको पता होगा, और एफ होता है म्यू एन, तो आंसर होगा नहीं। मैं आपको ये भी सिखा देता हूँ कि इस केस में कोई पूछेगा सर फ्रिक्शन क्या होगा, सर फ्रिक्शन होगा म्यू एन, तो इस सिचुएशन में आप अप्लाई नहीं कर सकते। इस सिचुएशन के लिए एफ इक्वल टू म्यू एन नहीं लिखा जा सकता। मैं रिपीट कर रहा हूं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि एफ इक्वल टू म्यू एन नहीं होता, बट कब होता है वो थोड़ा समझो। ये अगर ऐसा होता कि एक ऑब्जेक्ट है
जो स्लाइड कर रहा है, फ्रिक्शन ऊपर की तरफ है, ये कुछ नॉर्मल डायरेक्शन होंगे, सारी चीजें वही है। ये mg cos थीटा, mg sin थीटा। इस सिचुएशन में पूछा जाता है फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, तो म्यू एन के बराबर होगा। ये सही है, ये अप्लाई किया जा सकता है। बट जब ये रोल हो रहा है तब ये अप्लाई नहीं किया जा सकता। इस बारीकी को समझिए। मीन्स यहाँ जो F इज इक्वल टू म्यू एन है वो स्लाइडिंग मोशन के लिए, स्लाइडिंग फ्रिक्शन के लिए, ठीक है। आप इसे यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो उस केस का था जब ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहा था। यहाँ स्लाइडिंग नहीं हो रही है, स्लाइडिंग समझ रहे हैं ना, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है जो घिस रहा है एक के ऊपर, बट यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ रोलिंग हो रही है। ये जो अभी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, दूसरे इंस्टेंट पे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो है वो चेंज हो जाएगा, यानी कि जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट अभी है वो उनके बीच में स्लाइडिंग नहीं हो रही है, ठीक है। तो ऐसी बात है। सोचो ना, ये बॉल होता, बॉल को ऐसे पकड़ते ऐसे घिसते थे ऐसे, तो ये स्लाइडिंग हो गई, और बॉल को छोड़ दो तो ये रोलिंग हो गई। तो यहाँ रोलिंग हो रहा है, आप डायरेक्ट ये फार्मूला अप्लाई नहीं करें। क्या करें, तो कुछ तरीका लगाते हैं जिससे हम एफ को किसी और टर्म में प्रेजेंट करें। आइए वही तरीका लगाते हैं। ओके, हमारे पास ऑप्शन है, क्या है, अब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसे, उसकी आप वैल्यू पुट करिए, ऐसे ही रहने दो, कोई बात नहीं। मैंने आपको सिखाया था आई अल्फा हो गया, आपको ए निकालना है ना, क्या करो, अल्फा को इन टर्म्स ऑफ ए प्रेजेंट करो। याद है पिछली बार पढ़ाए थे हमने, अभी प्रीवियस क्लास में, कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ए इज इक्वल टू, बताओ, ये होता है dv बाय dt, और v के प्लेस पे आर ओमेगा dt। सोल्व कर लो इसको, r को बाहर निकाल लो। मैं बार बार आपको पूरी तरीका से बताता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। ए इज इक्वल टू आर अल्फा, मीन्स अल्फा ए बाय आर, ठीक है ना। अल्फा क्या ही होगा, ए बाय आर। तो आप चाहे तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पुट कर लो, आई ए बाय आर इज इक्वल टू आर इंटू फ्रिक्शन फोर्स। यहाँ फ्रिक्शन फोर्स आई ए अपॉन आर स्क्वायर के बराबर। लो, फ्रिक्शन फोर्स का को हमने रिप्लेस कर लिया आई ए अपॉन आर स्क्वायर से। यहाँ पर आई क्या है, अल्फा क्या है, ए क्या है, सब क्लियर होना चाहिए। इसको रफ कर देता हूँ। आई क्या है यहाँ पे, आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अब मुझे आई ए अपॉन आर स्क्वायर मिल गया है एफ की वैल्यू। अब इस एफ को यहां पुट कर दो, आपको ए मिल जाएगा। कोई एम भी तो यही था ना कि ए निकालें, तो जो यहां से एफ की वैल्यू है इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। आइए पुट करते हैं। एम जी साइन थीटा माइनस आई ए अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम ए। क्लियर, आगे अब मैं एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए प्लस आई ए अपॉन आर स्क्वायर, हाँ लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं। दूसरी लाइन में एम जी साइन थीटा अपॉन एम प्लस आई बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए। देखो एक एक्सप्रेशन बन गया कि जो लीनियर एक्सेलरेशन होगा
एम जी साइन थीटा अपॉन एम प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर प्लस, यहाँ पे आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आर है रेडियस, एम मास, जी पता है आपको क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, थीटा यहाँ जो इंक्लिनेशन है। तो आपको ए की वैल्यू पता होगी, मैं फाइनल रिजल्ट यहाँ लिखता हूँ सर, ए आ गया है एम जी साइन थीटा अपॉन एम प्लस आई बाय आर स्क्वायर। इस चीज को आपको बिल्कुल याद रखना है। देखो याद नहीं रखोगे तो ऐसा नहीं है कि फिर नहीं सोल्व होगा, बट याद रखने से ही आप डायरेक्टली न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हैं। कोई ऑब्जेक्टिव आएगा तो बहुत ही आसानी तरीके से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो और वैल्यू ये क्या क्या है वो पता होना चाहिए। एम क्या है तो मास है, आर क्या है तो रेडियस है, आई क्या है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, थीटा क्या है इंक्लिनेशन है। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। एक ऐसा लिनियर एक्सेलरेशन आया है ना, ट्रांसलेशनल मोशन थी, इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो इतने एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ आएगा along the incline। ओके, अब सोचिए कि मैं अगर डिस्क की बात करता तब ए की वैल्यू कितनी होती, रिंग की बात करता तो कितनी होती, सॉलिड स्फीयर की बात करता तो कितना होता, हॉलो स्फीयर की बात करता तो कितना होता। तो इस पे बेस्ड आपको हो सकता है ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाए, हो सकता है सब्जेक्टिव में भी आ जाए। सब्जेक्टिव आएगा तो आपको इस तरीके से सोल्व करके दिखाना है। और ध्यान बस इतना रखना है कि फ्रिक्शन के जगह पे म्यू एन नहीं लगाएं, फ्रिक्शन को रिप्लेस करो इस तरीके से कि टॉर्क इज इक्वल टू आर इंटू फ्रिक्शन, और टॉर्क आई अल्फा, अल्फा को ए वाई आर लिख दो, और यहां से फ्रिक्शन की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ आई ए और यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू पुट कर दो। तो इस बारीकी को ध्यान रखना है, ठीक है। क्यों आप डायरेक्टली एफ इज इक्वल टू म्यू एन नहीं लगा सकते, मैंने रीजन बता दिया। ओके, अब हमें फाइनल रिजल्ट मिला है कि ए इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा अपॉन एम प्लस आई बाय आर एस। अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा कि अगर ये ड्रिंग होता तब ये कैसा एक्सप्रेशन बनता है ना, वैल्यू गिवन होते उसके डाटा, तो रिजल्ट क्या बनता। तो आइए एक एक करके देखते हैं। आप इसका फोटो ले लो या कॉपी में नोट कर रहे हो तो नोट कर लो, मैं साइड हो जाता हूँ, ठीक है। चलिए आई होप आप नोट कर लिए होंगे। अब इसको मैं रफ करता हूँ और एक एक करके इस रिजल्ट के थ्रू हम लोग देखते हैं कि डिस्क के लिए क्या होगा, रिंग के लिए क्या होगा, सॉलिड स्फीयर के लिए क्या होगा, हॉलो स्फीयर के लिए क्या होगा। क्वेश्चन आ सकता है कि कौन जल्दी नीचे आएगा, कौन तेजी से नीचे आएगा, ये सारी चीजें हम निकाल सकते हैं। पहला फोर रिंग, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ ये एक्सेलरेशन की। तो फोर रिंग ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए इज इक्वल टू हो जाएगा, मैं ये लिख दूं ए इज इक्वल टू, मैं अब डायरेक्ट रिजल्ट लिखूंगा। अगर ये रिंग होता, ध्यान से सुनिएगा, अगर क्वेश्चन आता कि ये रिंग है आर रेडियस का और एम मास का और ये रोल कर रहा है, तो बताइए इंक्लिनेशन थीटा है तो एक्सेलरेशन कितना होगा, आंसर होगा एम जी साइन थीटा अपॉन एम, चेंज कहाँ होगा तो चेंज यहाँ होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर ये रिंग है तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी एम आर स्क्वेयर, रिंग का यही तो होता था एम आर स्क्वेयर, और नीचे है ऑलरेडी आर स्क्वेयर। सोल्व करेंगे तो ए की वैल्यू आ गई एम जी साइन थीटा अपॉन, बता दो मुझे, 2m। सोल्व करोगे तो ए की वैल्यू कितना, जी साइन थीटा अपॉन, ये हो गया आपको
एसोलेशन। ठीक है, तो रिंग के लिए कितना हो गया, जी साइन थीटा बाय 2, ये हो गया रिंग के लिए। दूसरा पॉइंट, फॉर डिस्क क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। ये सारे कुछ सेम है, मास भी एम मैं लिख रहा हूं। आप सोचो कि एम मास और आर रेडियस का एक डिस्क है, तब ए की वैल्यू क्या होगी, एम जी साइन थीटा अपॉन एम प्लस आई के प्लेस पे अब ड्यू टू क्या लिखेंगे, डिस्क। तो डिस्क के लिए एम आर स्क्वायर बाय 2, यहाँ आर स्क्वायर है, सोल्व करो इसे, ए हो जाएगा कितना, बोलो, तो एम जी साइन थीटा अपॉन कितना, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो 3/2 एम। इसको सोल्व करोगे तो आ जाएगा 2/3 एम जी साइन थीटा, यानी कि 0.6, ये हो गया 0.5। ठीक है, तो ए की वैल्यू आपको पता हो गई, ये हो गया आपको डिस्क के लिए। आपको कंपेयर करना होता कि डिस्क और रिंग, इन दोनों में किसका एसोलेशन ज्यादा, तो सोल्व कर लो। ये आता है 0.5 और ये हो जाएगा 0.6, यानी कि डिस्क का ज्यादा होगा, है ना। अब इसी तरीका से आप बता सकते हैं, ये डिस्क हो गया, मैं बात कर सकता हूँ आपके साथ किसका, स्फीयर का, सॉलिड स्फीयर, होलो स्फीयर, क्या करूंगा, सॉलिड सॉलिड स्फीयर, फॉर सॉलिड स्फीयर। ये सारी बातें मैं कर रहा हूँ कि उनका मास सेम है और रेडियस भी सेम है ना, सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग है उसके लिए। तो यहाँ हो जाएगा ए इज इक्वल टू, सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है बताओ, 2/5, ठीक है ना, और होलो होगा तो 2/3। तो ए हो जाएगा एम जी साइन थीटा अपॉन एम प्लस एम 2/5 ना, 2/5 एम आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। सोल्व करोगे तो 5/7, तो जी साइन थीटा अपॉन कितना, 7/5, तो 5/7 ए इज इक्वल टू आ जाएगा 5/7 जी साइन थीटा। किसके लिए हो गया, सॉलिड स्फीयर के लिए हो गया, ठीक है। तो मैंने आपको ये हिंट दे दिया कि आप बिल्कुल आसानी से कंपेयर कर सकते हैं, किसी का भी कंपेयर करना, दो आपको गिवन होगा और पूछा जाएगा कि किसका एसोलेशन ज्यादा होगा, कंपेयर कर लो। यहाँ पे कंपेयर कर, सबको कंपेयर कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है ना। ये हो गया 0.7 आ गया, 0.6 आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा, तो इसका ज्यादा हो गया, उससे कम इसका हो गया, उससे कम इसका हो गया, ठीक है। तो यहाँ से बहुत ही क्लियर है कि आई जितना ज्यादा होगा, आई जितना ज्यादा होगा ए उतना कम होगा, ठीक है। तो आई होप आप इस चीज को थोड़ा थोड़ा समझे होंगे कि कैसे हम रिलेट कर सकते हैं और ऐसे वाले क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है।
आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। और देखिए वीडियो लेक्चर का ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कि जिसको थोड़ा स्लो समझ में आते हैं वो उसे आसानी से एक बार देखे, 2 बार देखे। अगर नॉर्मल क्लास होती तो मैं इसको रफ कर देता, फिर आप नहीं देख पाते, ठीक है। या कभी करना होगा रिपीट तो फिर से हमें टाइम देना पड़ता है आपके साथ। यहाँ क्या फायदा है, अभी नहीं आया, थोड़ा टाइम बाद फिर से रिवाइज कर ली या उसको पीछे करके देख ली, ठीक है ना। तो आप इसका बेनिफिट लीजिए अभी, और आई होप आपको समझ आ रहा होगा। फिर भी कुछ दिक्कत होती है तो आप बिल्कुल लाइव क्लास में डिस्कस कर सकते हैं इस बात को, ठीक है। ओके, थैंक यू।